Hey guys, welcome to Current Affairs and Code. Hope you all doing great. So today we'll discuss current affairs of 27th and 28th of September. And in this video, my language will be bilingual, Hindi and English both. So let's start the video. Let's start with the highlights. Union Minister Dr. Jitendra Singh launches Amrit Grand Challenge program titled Jan Care. India is on path to low carbon economy and shipping Sarvanan Sonwal. PM Modi dedicates 35 crop varieties with special treats to nation through video conferencing. Planetarium Innovation Challenge for India startups and tech entrepreneurs. 2021 Global Goalkeeper Award. South Pacific Ocean country recently moved International Court of Justice regarding climate change. Future of S&T will be what the mind wants and will impact and govern all aspects of life. National Action Plan for Dog-Mediated Rabies Elimination by 2030. DRDO successfully flight test Akash Prime missile. India beats Germany, UK, Russia to bag prestigious IAEA auditor. Now let's discuss in detail. Union Minister Dr. Jitendra Singh today launched the Amrit Grand Challenge program titled Jan Care to identify 75 startup innovations in telemedicine, digital health, mHealth with big data, AI, blockchain and other technologies. राइट तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर नाम से लॉन्च किया, जिसका मेन मोटिव क्या था. ड्यूरिंग प्रीवियस सम कोरोना पीरियड कुछ ऐसी मेडिकल सेगमेंट की नई स्टार्टअप्स थी जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छा काम किया. राइट, उन्होंने टेलीमेडिसिन हुआ और डिजिटल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ईजिली मेडिकल सेगमेंट में एक काफ़ी अच्छा काम किया. ऑब्वियसली जब किसी भी सेगमेंट में हम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी प्रिसाइज हो जाती हैं, मोर एक्यूरेसी आती है और हमारा टाइम भी सेविंग होता है. राइट, तो उसी तरीके से इस मेडिकल की फील्ड में कुछ 75 ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिन्होंने रियली टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छा काम किया. Dr. Jitendra Singh said India's bioeconomy is on way to achieve $150 billion target to contribute effectively to Prime Minister's vision of a $5 trillion economy by 2024 to 2025. Addressing the BIRAC's 10th Biotech Innovators Meet in New Delhi. एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका विज़न है कि 2025 तक हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो $5 ट्रिलियन की होगी अप्रॉक्सीमेटली. राइट, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर ने भी ये बोला कि बायो इकोनॉमी, दैट मीन्स जो बायो मेडिकल है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये जो फील्ड्स हैं इनसे भी अप्रॉक्सीमेटली $150 बिलियन का कंट्रीब्यूशन रहेगा उस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विज़न में. राइट, और ऐसा उन्होंने बिरैक्स के 10th बायोटेक इनोवेटर्स मीट जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था उसमें उन्होंने बोला. मैं आपको बता देता हूँ कि बिरैक्स क्या है. बिरैक्स एक्चुअली जो बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंडर में वर्क करता है. राइट, तो मोटिव ये था डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर का कि टेलीमेडिसिन और डिजिटल यानी कि सिस्टम कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए जो बायोटेक सेक्टर है उसको $70 बिलियन से $150 बिलियन तक ले जाना 2025 तक. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज सेड दैट इंडिया intends to increase share of renewable energy to 60% of total power demand of each of its major port from present share of less than 10%. This will be through solar and wind generated power. Right? तो शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी का ये कहना था कि जो भी इंडिया के शिपिंग सेक्टर है, जो पोर्ट्स हैं और शिपिंग इंडस्ट्री है, राइट, तो उसमें जो पावर का कंजम्पशन है वो अभी फ़िलहाल में 10% से कम है रिन्यूएबल एनर्जी का. रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक सोलर, विंड एनर्जी वगैरह वगैरह. राइट, तो उसको 60% जो उनका
टोटल पावर कंजम्पशन है वो 60% रिन्यूएबल एनर्जी डिपेंडेंट करना है, राइट। और ये होगा कैसे, ये होगा सोलर और विंड एनर्जी से जो जनरेटेड पावर होती है उससे। एक्चुअली वो आईएमओ के नॉर्वे ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था, उसके उसी को वर्चुअली एड्रेस कर रहे थे। उसमें उन्होंने बोला कि जो 50% पोर्ट इक्विपमेंट्स हैं, राइट, यानी कि पोर्ट पे जो पावर्स यूज़ होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स होता है, उसको 2030 तक 50% जो पोर्ट इक्विपमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रीफाइड कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये वही चीज़ है कि इंडिया जो है वो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट होना चाहता है, जिससे कि हमारा जो फ्यूचर हो वो सेफ़ एंड सिक्योर हो, जिसमें पोल्यूशंस वगैरह डिक्रीज़ हों। ऑब्वियसली जो पोल्यूशन से इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट को वो कम किया जा सके, इसमें इंडिया जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। Prime Minister Narendra Modi today dedicated 35 crop varieties with special traits to the nation through video conferencing in a pan-India program organized at All India Council of Agriculture Research Institute, state and central agricultural universities and Krishi Vigyan Kendra. Right? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 35 क्रॉप वेराइटीज़, अब ये क्रॉप वेराइटीज़ एक्चुअली क्या होती हैं, इनको एक्चुअली जो क्रॉप्स होती हैं उन पर भी रिसर्च किया जाता है। तो रिसर्च करने के बाद उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जाती हैं, जैसे कि उनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव किया जाए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके, राइट। तो इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और कृषि विज्ञान के, इन तीनों के मर्जर में जो साइंटिस्ट लोग वर्क करते हैं उन लोगों ने मिलकर वो क्रॉप वेराइटीज़ बनाई हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारी कंट्री को डेडिकेट किया। मोस्टली ये जो हमारे फार्मर्स इंडस्ट्री है, हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ ही ऑल्सो डेडिकेटेड नेशन न्यूली कंस्ट्रक्टेड कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इन रायपुर। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कि जो रायपुर में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इंस्टीट्यूट जो ओपन किया गया है, ये भी आपको याद करना है। इसको काफ़ी जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साथ साथ जो 35 क्रॉप वेराइटीज़ लॉन्च की गई उनके साथ साथ इसका भी इनॉग्रेशन किया गया है, राइट। Further, the crop varieties with special traits have been developed by the ICAR to address the twin challenge of climate change and malnutrition. 35 such crop varieties with special traits like climate resilience and higher nutrient content have been developed in 2021. These include a drought-tolerant variety of chickpea. Right? तो अभी ये जो 35 क्रॉप वेराइटीज़ हैं, इनमें खासियत क्या थी? अभी क्या होता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसमें जो क्रॉप्स प्रीवियसली जो हम लोग जो फार्मर्स हमारे हैं जो फार्मिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं उस पर क्लाइमेट का बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से कई बार फसलें ख़राब हो जाती हैं, प्रोडक्शन आउटपुट कम हो जाता है, और वो जो फसलें तैयार भी होती हैं उसके बाद उनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम होता है। तो ये जो 35 वेराइटीज़ अभी जो कंट्री को डेडिकेट की गई हैं, इनमें उनसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जिससे कि ये क्लाइमेटली रेजिलेंस हो, यानी कि क्लाइमेट से मौसम का जो नुकसान होता है उसकी वो नुकसान कम किया जा सके। साथ साथ उनका न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, राइट। और इसमें ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ चिकपी। अभी चिकपी एक्चुअली आपने जो घरों में आप लोग जो सफ़ेद जो चना होता है जिसके छोले वगैरह बनाते हो, तो ये उसी की एक वैरायटी है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि ड्रॉट टॉलरेंट, यानी कि कहीं पर सूखा अगर पड़े तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी पर और उस फसल के प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, राइट। इसी तरह से और भी बहुत सारी हैं जिनमें जिनको मैच्योरिटी उनकी मैच्योरिंग की गई है, जिसकी वजह से उनका क्वालिटी, उनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव हुआ है। साथ साथ डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस एंड बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ ऑफ व्हीट। अभी ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो राइस है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि जो चावल होती है, चावल की कई किस्मों पर कई फसलों पर बहुत सारे जो है रोग लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी, उनकी न्यूट्रिशन बहुत ख़राब हो जाता है।
तो ये दो चीज़ें और भी हैं कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जो है राइस की है और बायो फोर्टिफाइड वैराइटीज़ ऑफ व्हीट। साथ साथ पर्ल मिलेट है, मेज है, चिकपी, क्विनोन, बकव्हीट, बीन एंड फॉबा बीन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, My Government India, under the Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY), has launched the Planetarium Innovation Challenge for India's startups and tech entrepreneurs. The challenge aims to encourage tech firms and India's startups to build an indigenous planetarium system software using latest technologies like augmented reality, virtual reality, merged reality. राइट, तो जो हमारा MEITY है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। अभी प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया तो इसका मोटिव क्या था कि हमारे आप एक्चुअली प्लानिटेरियम्स होते क्या हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको उसको एक उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेशंस है, जिससे कि हमें एक्चुअली चीज़ें वो समझ में आ सके कि हाउ आवर सोलर सिस्टम वर्क, how the different planets are situated across the sun, right? How they are rotating, how they are revolving on its own axis. तो उसी उसी का ये रिप्रेजेंटेशन होता है प्लानिटेरियम्स। तो ये अब इसमें इस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मर्ज रियलिटी का रोल क्या होगा? एक्चुअली ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मर्ज रियलिटी एक एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि आप सपोज करो, आप कुछ चीज़ें जब ड्रीम करते हो, जब आप सो रहे होते हो तो आप ड्रीम करते हो, तो उस टाइम पे आप बहुत सी चीज़ें इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो, इमेजिन करने लगते हो और आप क्रिएट करने लगते हो उन चीज़ों को, और लगता है आपको कि वो रियल है, बट एग्जैक्टली वो रियल नहीं होती है, वो सब इमेजिनरी वर्ल्ड में होती है। इन द सेम वे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी इज फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स थिंग्स, दैट मेक इमेजिनरी थिंग्स इनटू द रियल वर्ल्ड, राइट? जैसे कि वर्चुअली किसी गेम को प्ले करना, अभी आप वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड में आप कैसे चले जाओ, उसको रियली फील करने लगो, राइट? तो प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज जो ये लॉन्च किया गया है, इसमें किस तरीके से ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके उसको और इम्प्रूव वर्जन में बनाया जाए, जिससे कि हमें सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से, हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे किड्स हैं, उन लोगों को अच्छे से बहुत क्लियरली किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके और उन्हें समझाया जा सके हाउ द सोलर सिस्टम वर्क, राइट? हमारा जो नेक्स्ट है, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अनाउंस फ्यूमिजिले मलाम्बो नंकुआ, former United Nations under Secretary General and Executive Director of UN Women, as the winner of 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। अभी ये जो फ्यूमिले मलाम्बो नंकुआ जो है, इनको ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड मिला है। ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इन्हें दिया गया है। अभी मैं आपको बता दूं इनके बारे में, जो फ्यूमिले मलाम्बो हैं, ये एक्चुअली फॉर्मर डेप्यूटी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं साउथ अफ्रीका की, राइट? अब इन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा कुछ बहुत कुछ किया होगा, जिसकी वजह से इन्हें जो है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ये प्राइज़, ये अनाउंसमेंट किया गया है इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड का। आइए, फरूज फैज़ा बीतर ऑफ बांग्लादेश हैज़ बीन चूजन फॉर द 2021 चेंज मेकर अवार्ड फॉर हर वर्क प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग, राइट? तो ये जो फरूज फैज़ा बीतर है बांग्लादेश की, इनको चेंज मेकर अवार्ड मिला है। किस लिए? तो इन्होंने गुड हेल्थ और वेलबींग, यानी कि हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे बढ़िया स्वास्थ्य लाइफस्टाइल जी जाए, उसको प्रमोट किया इन्होंने। कि दैट मीन्स इनका पूरा पूरा फोकस जो होगा वो हेल्थ सेगमेंट पर होगा, यानी कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए होगा। उसकी वजह से इन्हें चेंज मेकर अवार्ड मिला, राइट? द 2021 प्रोग्रेस अवार्ड रिकॉग्नाइज जेनिफर कोलपास of Colombia for her work to improve access to clean water and sanitation। यानी कि जेनिफर गोलपास जो है वो कोलंबिया की, इन्हें क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन का एक्सेस, यानी कि कैसे हमें साफ़ और सुथरा पानी मिले और हमारा जो सैनिटेशन हो वो प्रॉपरली हो, उस पर वर्क किया। इसके वजह से इन्हें 2021 प्रोग्रेस अवार्ड रिकॉग्नाइज किया गया। The 2021 Campaign Award recognized Sata Serif of Liberia
लाइबेरिया फॉर वर्क टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, यानी कि साता सैरिफ जो है लाइबेरिया की, इनको जेंडर इक्वालिटी में अच्छा काम करने के लिए इनको कैंपेन अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट, Vanuatu, a South Pacific Ocean nation made up of 80 islands, has recently moved to the International Court of Justice to issue an opinion on the right of present and future generation to be protected from the effects of climate change। यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन नेशन के कुछ लगभग 80 आइलैंड्स हैं, वहाँ पे ये वैनुआटा एक कंट्री है जिसने जो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि यूएन की एक बॉडी है जो होल कंट्री में जस्टिस को कंट्रोल करती है, या फिर कह सकते हैं कि उसको मॉनिटर करती है। तो उसके पास ये लोग गए थे, किस लिए? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो कंट्रीज है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो आइलैंड्स होंगे, उन आइलैंड्स वो छोटे छोटे जगह होती हैं जो काफ़ी चारों तरफ से पानी से घिरी होती हैं। तो अब ये क्यों गए हैं, इसका कारण ये हो सकता है कि ऑब्वियसली वहाँ आसपास जो पानी का लेवल होगा वो काफ़ी बढ़ रहा होगा। अब ये क्लाइमेट चेंज की बात की गई है, तो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ही यही होते हैं कि जो टेम्परेचर राइज होने की वजह से आइसबर्ग्स जो होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर का लेवल है वो राइज अप होने लगता है। तो a dozen Pacific island nations are facing rising sea levels। देखिए आगे इसने राइजिंग सी लेवल्स के बारे में बात की है। मोर रेगुलर स्टॉर्म्स, राइट। Vanuatu has a population of around 280,000. Vanuatu is set to root the initiative through the United Nations General Assembly। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग इसीलिए गए थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं, जो एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल में राइज होना, रेगुलर स्टॉर्म्स का आना, जिसकी वजह से ऑब्वियस बात है कि वो कंट्री जो है वो वहाँ पर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि वहाँ का जो लैंड है वो लैंड एरिया कम होने लगेगा। तो ऑब्वियसली ये तो खैर ग्लोबली जो है चिंता का एक विषय है, जो जिस पर सभी कंट्रीज़ को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेड that science and technology will impact and govern everything in the future, whether it is education, health, economy, governance, and everything else. The 5 Ms, mechanics, material, machines, manufacturing, are foundation and highways of science and technologies। तो ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे हैं मिस्टर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। अब ये जो डीएसटी की एक जो क्या कहते हैं, आज ही ये जो है समिट हुई है, जिसमें इन्होंने ये बोला कि जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में, और एक तरह से कह सकते हैं गवर्न भी कर सकता है एवरीथिंग को, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हमारा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हमारी इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, एवरीथिंग। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे आम जीवन पे पूरी तरह से अपना इम्पैक्ट देना शुरू कर चुका है। और इसमें जो ये 5 Ms है उस पर ये फाउंडेशन होगा, हाईवे होगा इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो मैकेनिक्स, मटेरियल, मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड वुमेन। And the most crucial among this is the human mind, which will drive science and technology. The future of science and technology will be what the mind wants, said Professor Ashutosh Sharma while speaking at the lecture titled A Brief History of the Future। तो शर्मा जी, जो आशुतोष शर्मा जी हैं, उन्होंने ये बोला कि फ्यूचर जो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो मेनली जो होगा वो ह्यूमन माइंड्स, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होगा वो ह्यूमन माइंड्स का होगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है वो ऑर्गेनाइज किया गया था डॉक्टर रेणु स्वरूप द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं अभी फ़िलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट जो हमारा, On the occasion of World Rabies Day today, Union Minister of Health and Family Welfare Sri Mansukh Mandvi and Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Purushottam Rupala unveiled the National Action Plan for Dog-Mediated Rabies Elimination by 2030 NAPRE। वर्ल्ड रेबीज़ डे था 28 को, तो उसके ओकेज़न पे ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख मांडवीय जी हैं, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़
एनिमल हस्बेंड्री ड्राइंग पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, इन लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान को अनवील किया, जो जिसका मोटिव था रेबीज एलिमिनेशन, यानी कि रेबीज से पूरी तरह से खात्मा, रेबीज का कह सकते हैं, किस तरह से रेबीज को एलिमिनेट किया जाए पूरी तरह से। Sri Mansukh Mandavia noted, man is not an isolated animal and acquire disease from animals who are also nested in their environment. Outside of human pure view, animals fight and amongst each other enabling viral transmission. राइट तो मनसुख मांडवी जी इन्होंने नोट किया कि जो आदमी है वो आइसोलेटेड नहीं है, एनिमल्स अक्वायर डिजीज फ्रॉम एनिमल्स हु आर आल्सो नेस्टेड इन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि ऑब्वियसली हमारे इन्वायरमेंट में जो है मनुष्य भी है और जानवर जीव जंतु सभी साथ में ही रहते हैं उसमें, तो ये एनिमल से एनिमल भी ट्रांसमिट होती हैं डिजीजेस, राइट। और जब एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स फाइट एंड अमॉन्ग्स ईच अदर इनेबलिंग वायरल ट्रांसमिशन, जब वो लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वायरल ट्रांसमिशन कर देते हैं, आपस में वो लोग ही ट्रांसमिट करते हैं डिजीजेस को। The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying also suggested undertaking extensive IC to make people aware of the difference between vaccine and medicine with regard to rabies. Many people are confused and mistake the vaccine, a precautionary step, with medicine, a curative solution after the onset of the disease. तो बहुत से लोग होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है कि वैक्सीन लगवाएं या फिर दवाई लें रेबीज़ के रिगार्डिंग, बट एक्चुअली ये जो है बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में, जो कि वो लोग वैक्सीन्स को लेकर काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो पहला हम मेडिसिन लेकर काम चला लेते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है लोगों में। तो जो कि क्यूरेटिव सोल्यूशन जो है ऑन डिजीज़ के लिए वो वैक्सीन ही है, ऑल्दो ईच रेबीज़ डेथ इज़ प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, राइट। जो रेबीज़ ऑल्दो ईच रेबीज़ डेथ इज़ प्रिवेंटेबल बाय, यानी कि रेबीज़ से होने वाली जो मौतें हैं उसके लिए वैक्सीन ही सक्सेसफुल है। देयर आर नो मेडिसिन्स वंस द डिजीज़ डेवलप इन अ ह्यूमन, यानी कि एक बार ये रेबीज़ हो जाने के बाद कोई दवाई नहीं है जिससे कि ये क्योर हो सके, ओनली क्या है तो वो वैक्सीन ही है जो उससे प्रिवेंट कर सकता है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDC for drafting the action plan in consultation with the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying in a very short time span. साथ साथ जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है उसको भी काफ़ी जो है वो बधाई के पात्र है, जिसने इतने कम समय में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है उसके साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया। डॉक्टर पवार स्टेटेड, रेबीज़ इज़ 100% fatal and 100% vaccine preventable. 33% of global rabies death are recorded in India. यानी कि जो हमारी जो ये रेबीज़ है वो 100% वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, बच सकते हैं, और जो ग्लोबल डेथ्स होती हैं रेबीज़ से उसका 33% डेथ रेट इंडिया में रिकॉर्ड किया गया। A new version of Akash missile, Akash Prime, was successfully flight tested yesterday from integrated test range at Chandipur in Odisha. Akash Prime is equipped with an indigenous active radio frequency seeker for improved accuracy. ये जो आकाश प्राइम है ये आकाश सीरीज का ही मिसाइल है, उसका एक नया वर्जन है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है चांदीपुर के उड़ीसा में जो चांदीपुर है वहाँ के टेस्ट रेंज से इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है आकाश प्राइम का। भी ये आकाश प्राइम ऑब्वियस सी बात है कि उससे काफ़ी डेवलप्ड और एडवांस्ड होगा, भी आगे इसमें फर्दर दिया हुआ गया, एक्यूरेसी उसकी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अदर इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो इंश्योर मोर रिलायबल परफॉर्मेंस अंडर लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स एट हायर एल्टीट्यूड्स, यानी कि काफ़ी जो है हाई ऊंचाई पर भी जो लो टेम्परेचर में भी ये काफ़ी रिलायबल परफॉर्मेंस देगा। Modified ground systems of the existing Akash weapon system has been used for the current flight test. The range stations of the integrated test range comprising radars, electro-optical tracking system and telemetry stations monitored the missile trajectory and flight parameters. अभी जो मिसाइल्स होती हैं उनकी ट्रैजेक्टरी यानी कि उनका पाथ, उनकी एक्यूरेसी, तो टारगेट पर डायरेक्ट जो है वहाँ टारगेट अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ एरर तो नहीं है, इन सबको मेजर करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उस टेस्ट
साइट पर मौजूद होते हैं, जिसमें ये सारे हैं, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, टेलीमेट्री स्टेशन सिस्टम है। अब ये कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको किसी भी मिसाइल्स या फिर किसी भी जो है फाइटर जेट्स के ट्रेजेक्टरी, उसके पाथ, उसकी एक्यूरेसी, उसके टारगेट अचीवमेंट, इन सबको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल जो चेयरमैन है डीआरडीओ के, वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया टीम को फॉर द सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि उस मिसाइल का नाम क्या है, उसका नाम है आकाश प्राइम, राइट। और ये भी एक चीज़ याद रख सकते हैं कि डीआरडीओ के जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है जो हमारा, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA for the period of 6 years from 2022 to 2027 after beating countries like Germany, United Kingdom, Russia, Turkey and other nation। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यू नो। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो मॉनिटर करेगी जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी सारे देश हैं जो एटॉमिक एनर्जी के सेगमेंट में काम कर रहे हैं या एटॉमिक एनर्जी में जितने जो भी प्रोग्रेसेस हैं, उसको ऑडिट करने के लिए एक बॉडी जो है, एक्सटर्नल ऑडिटर बॉडी, उसको ऑडिट करने का जो पावर है और वो जो हाई अथॉरिटी मिली है, वो इस समय इंडिया को मिली है, जिसके लिए काफ़ी लोग लड़ाई में थे, कह सकते हैं जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की और भी बहुत सारे बड़े बड़े देश थे। फिलहाल इंडियाज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग GC मुर्मू, इनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है। फिलहाल ये इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ IAEA, उन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया गया है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट्स पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, राइट, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कोई गलत प्रयोग इस्तेमाल ना कर ले उसका, राइट, यानी कि एनर्जी सेगमेंट में करे, बिजली बनाने के लिए करे, यानी कि उसका जो मोटिव हो उस न्यूक्लियर एनर्जी का वो पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। GC Murmu candidature received majority support of the IAEA General Conference. GC Murmu, who took over the charge of the external auditor of IAEA, is the Comptroller and Auditor General of India from August 8, 2020। 8 अगस्त 2020 से ऑलरेडी ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ऑफ इंडिया के। बिफोर दैट ही सर्व्ड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी पॉइंट याद रखने वाली कि इसके पहले जो हमारे मुर्मू जी हैं, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। मुर्मू हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन वेरियस कैपेसिटीज़ इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सच एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, स्पेशल एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। So that's all about the 26th, 27th and 28th of September. Hope you like this video and understand this video. This is my little effort to give you the best and authentic current affairs and general knowledge of national and international affairs both. And if you like this video, if you understand this video, kindly do hit like button and share to explore some other people and acknowledge them that this can be very helpful for their competitive exams, like different exams. Thank you.